पढ़ना जानते हैं, आप अंग्रेजी लिखना जानते हैं, लेकिन सब कुछ जानते हुए भी आप अंग्रेजी नहीं बोल पाते हैं। तो आप अंग्रेजी नहीं बोल पाते हैं और नहीं बोल पाने का मेन कारण ये है कि आपके अंदर डर होता है। और उस डर को निकालने के लिए मैं आज आपको कुछ तरीके बताऊंगा। उस तरीकों का आप प्रयोग करके आप आसानी से अपने अंदर के डर को निकाल के आप फ्लुएंटली अंग्रेजी बोल सकते हैं और किसी से भी बात कर सकते हैं। आपको अंग्रेजी पढ़ना आता है, आपको अंग्रेजी लिखना आता है, आप अंग्रेजी के अर्थ जानते हैं, तो आप ये भी कर सकते हैं। लेकिन आपके अंदर जो डर है वो डर को सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा। तो बिना देरी किए हम लोग डायरेक्ट आज के टॉपिक पे चलते हैं और समझते हैं कि हम अपने अंदर के डर को कैसे निकालेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा दोस्तों पार्ट ऑफ स्पीच, कंजक्शन। कंजक्शन का मतलब क्या होता है? संयोजक वाचक मतलब ये कनेक्ट करने का काम करते हैं, ये जोड़ने का काम करते हैं। तो दोस्तों जैसे कि हमें मालूम है कि हम जब अंग्रेजी बोलना चाहते हैं तो अंग्रेजी बोलने से पहले हमको सेंटेंस बनाना जरूरी होता है। और वो सेंटेंस जब हम बनाते हैं तो उसमें कुछ वर्ड का प्रयोग करते हैं। वर्ड हमारे या तो प्रीपोजिशन होते हैं, या तो कंजक्शन होते हैं, या तो इंटरजेक्शन होते हैं, या तो नाउन होते हैं, प्रोनाउन होते हैं, मॉडल वर्ब होते हैं, एक्सिलरी वर्ब होते हैं। यही सब वर्ड को हम जोड़ के एक सेंटेंस बनाते हैं और उसी सेंटेंस को हम क्या करते हैं? एक्सप्रेस करते हैं, बोलने का काम करते हैं। तो आज दोस्तों हम पढ़ेंगे कंजक्शन। और कंजक्शन में इन शब्दों का जो कंजक्शन वर्ड होते हैं जो जोड़ने का काम करते हैं, इनको जोड़ के हम किसी भी सेंटेंस को आसानी से कैसे बना सकते हैं और उस शब्द को हम कैसे बोल सकते हैं। और अंत में दोस्तों पूरी आज पार्ट ऑफ स्पीच का जो कंजक्शन हमारा टॉपिक है पूरा पढ़ने के बाद मैं आपको 6 तरीके बताऊंगा। और वो 6 तरीके अगर आप अप्लाई करेंगे तो मैं वादा करता हूं आप 1 महीने के अंदर में अंग्रेजी बोलना जान जाएंगे। देखिए दोस्तों अंग्रेजी बोलना इतना आसान भी नहीं है और इतना मुश्किल भी नहीं है। तो लास्ट में मैं 6 स्टेप बताऊंगा और वो 6 स्टेप को आप फॉलो करेंगे तो मैं वादा करता हूं आप 1 महीने में फ्लुएंटली इंग्लिश बोलना शुरू कर देंगे। क्योंकि आपके पास ऑलरेडी सब कुछ है। आप किताब पढ़ना जानते हैं, आप लिखना जानते हैं, आप उसको समझना जानते हैं, बस बोलने की समस्या है ना। तो बोलने की समस्या आज आपका खत्म हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। कंजक्शन का सबसे पहला यूज ऑफ एंड का मतलब क्या होता है दोस्तों? तो एंड का मतलब होता है और। तो और से हमें यही ना मालूम हो रहा है कि और मतलब किसी चीज में किसी और चीज को लाके मिला देना है ना। किसी चीज में किसी दूसरे चीज को लाके मिला देना तो हो जाएगा और। तो इस तरह से 2 चीजों को आपस में जोड़ने के लिए जिस वर्ड का प्रयोग करते हैं वो हमारा होता है एंड। जैसे राम एंड श्याम, राम और श्याम मतलब राम अलग था, श्याम अलग था, लेकिन दोनों को जोड़ने का काम किसने किया? एंड ने कर दिया। तो इस तरह से हमारा जो कंजक्शन का पहला वर्ड है एंड, तो एंड का प्रयोग करके हम जितना चाहें उतना सेंटेंस बना सकते हैं। और जब हम बना सकते हैं तो वही बोल भी सकते हैं। राम एंड श्याम आर गोइंग टू स्कूल, ही एंड सी आर। अब ही एंड सी अब 2 हो गए ना तो हम आर लगाएंगे, आर गोइंग टू स्कूल। और भी जोड़ ले जैसे पेन एंड पेंसिल आर इन द बैग। ऐसे जितना चाहे उतना सेंटेंस एंड से बनाकर आप उसको बोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो एंड का प्रयोग एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे राम एंड श्याम आर प्लेइंग क्रिकेट। राम एंड श्याम आर प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है। ऐसे अ पेन एंड अ पेंसिल आर इन द बैग। A pen and a pencil are in the
बैग मतलब एक कलम और एक पेंसिल कहाँ है, बैग में है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे एंड का प्रयोग करके आप जितना चाहे उतना सेंटेंस बना सकते हैं और आप आसानी से बोल भी सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं। आगे दिया है यूज ऑफ एज वेल एज। एज वेल एज, एज वेल एज का मतलब होता है साथ साथ। लेकिन दोस्तों एज वेल एज का मतलब साथ साथ तो होता है, लेकिन टुगेदर और एंड बिल्कुल नहीं होता है। टुगेदर का मतलब भी साथ साथ होता है, एंड का मतलब भी साथ कह सकते हैं और होता है। लेकिन दोस्तों एज वेल एज का मतलब साथ साथ तो होता है, लेकिन टुगेदर और एंड बिल्कुल नहीं होता। आप यहाँ पर एज वेल एज को टुगेदर और एंड के साथ बिल्कुल भी कंपैरिजन मत कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि टुगेदर और एंड अलग काम करते हैं और एज वेल एज अलग तरह से काम करता है। काम कैसे करता है दोस्तों, अब यहाँ पर समझते हैं। दो चीजों पर बात करते समय किसी एक चीज पर विशेष जोर देने के लिए साथ साथ का प्रयोग किया जाता है और साथ साथ का अर्थ टुगेदर या एंड बिल्कुल नहीं होता। मैं लिख भी दिया हूं कि साथ साथ का टुगेदर और एंड बिल्कुल नहीं होता है दोस्तों, क्योंकि एक अलग लेवल पर काम करता है। तो यहाँ पर जब हम दो चीजों के ऊपर बात कर रहे होते हैं और दो चीजों में से किसी एक चीज पर विशेष ध्यान देते हैं, विशेष बातें करते हैं, तो वहां पर एज वेल एज का प्रयोग करते हैं दोस्तों। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब एग्जाम्पल समझेंगे। यहाँ पर दिया है यूज ऑफ एज जैसा, कारण बताने के लिए पर उतना खास ना हो। यूज ऑफ एज का प्रयोग, एज का मतलब होता है जैसा, एज का प्रयोग होता है, एज का मतलब जैसा होता है। इसका प्रयोग क्या करते हैं कि किसी चीज पर हम कारण बता रहे हैं, किसी चीज का कारण दे रहे हैं, लेकिन जो कारण हम दे रहे हैं वो खास नहीं है, वो खास नहीं, उतना खास नहीं है। ठीक है, तो उतना खास नहीं हो तो वहां पर एज का प्रयोग करते हैं। ठीक है, दूसरा है काम के तरीके के लिए। अगर कोई काम हो रहा है तो किस तरह से हो रहा है, कोई काम हो रहा है तो किस तरह से हो रहा है, उस काम को एक्सप्रेस करने के लिए, उसके तरीके को बताने के लिए हम एज का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसी तरह से कोई काम होने के दौरान अचानक दूसरा काम हो जाए तो, मान लीजिए कोई काम एक हो रहा है और काम अभी पूरा ही नहीं हुआ है और अचानक उसी में कोई दूसरा भी काम हो जाए तो वहां पर भी हम एज का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से एग्जाम्पल समझते हैं दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर एज वेल एज का मतलब होता है साथ साथ। ठीक है, तो दो चीजों पर बात हो रहा हो, तो दो चीजों पर जब बात हो रहा हो तो किसी एक चीज पर विशेष ध्यान या विशेष बात करने के लिए हम वहां पर एज वेल एज का प्रयोग करते हैं। अब एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे द कोच एज वेल एज द टीम इज रेडी, द कोच एज वेल एज द टीम इज रेडी, मतलब कोच के साथ साथ टीम भी क्या थी, रेडी थी। बात कोच की हो रही है ना, बात कोच की हो रही है और टीम की हो रही है, तो विशेष ध्यान किस पे जा रहा है, कोच पे, विशेष ध्यान कोच पे जा रहा है, लेकिन उसी के साथ साथ एक और चीज को भी उसमें ऐड कर दिया गया है। मतलब दो चीजों पर बात हो रहा है और दोनों चीज पर बात करते हुए हम किसी एक चीज पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, तो वहां पर एज वेल एज का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब इस तरह दूसरा है द मून एज वेल एज द स्टार्स गिव्स अस लाइट एट नाइट। देखिए यहाँ पर कह रहा है द मून एज वेल एज, मून का मतलब चंद्रमा होता है ना, तो चंद्रमा के साथ साथ सितारे भी, स्टार्स मतलब तारे होते हैं ना, तारे भी रात को हमें क्या देते हैं, लाइट देते हैं, मतलब प्रकाश देते हैं। तो जो चंद्रमा होता है वो तो हमें लाइट देता ही है, उसके साथ साथ जो स्टार्स होते हैं वो भी हमें लाइट देते हैं, वो भी हमें प्रकाश देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दो चीजों की बात हो रही है। ठीक है ना, दो चीजों पर बात हो रही है तो वहां पर विशेष बात किसकी इसकी हो रही है ना,
तो विशेष बात उस पे हो रही है। तो इस तरह से किसी एक बात पर विशेष ध्यान देने के लिए एज वेल एज का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब समझ में आ गया होगा। अब इस तरह से आप एज वेल एज का प्रयोग करके जितना चाहे उतना अपने कॉपी में, नोटबुक में क्या करें, सेंटेंस बनाएं और उस सेंटेंस को प्रैक्टिस करें और बोलें। बिल्कुल आएगा, क्यों नहीं आएगा बोलना, 100% आएगा। आप बोले तो सही, आप सेंटेंस बनाए तो सही। पहले आप सेंटेंस नहीं बनाएंगे तो, जब आप सेंटेंस ही नहीं बनाएंगे तो क्या ऑटोमेटिक आ जाएगा अंग्रेजी बोलना। अंग्रेजी बोलना इतना आसान भी नहीं है, और मैं कहा इतना मुश्किल भी नहीं है। पहले कीजिए, तो पहले करेंगे, उसके बाद उसका नतीजा आएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यूज ऑफ एज, एज का मतलब होता है जैसा। तो इसका प्रयोग हम तीन कंडीशन में करते हैं। पहला कंडीशन होता है कारण बताने के लिए पर उतना खास न हो, कोई कारण हो लेकिन उतना खास न हो। ठीक है ना, कोई कारण तो है, कोई तो कारण है, लेकिन वो कारण उतना भी खास नहीं है कि जिसको याद रखा जाए। ठीक है, तो इस प्रकार के सिंपल जो रीजन होते हैं उनके लिए एज का प्रयोग करते हैं। ठीक है, दूसरा है काम के तरीके के लिए। अगर कोई काम हो रहा है तो किस तरीके से हो रहा है उस तरीके को बताने के लिए। तीसरा है कोई काम होने के दौरान अचानक दूसरा काम, अगर कोई काम एक हो रहा है और वो काम पूरा नहीं हुआ है और उसी में अचानक कोई दूसरा काम भी हो जाए तो वहां पर भी हम एज का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, जैसे यहाँ पर लिखा है एज ही इज न्यू हेयर, जैसा कि वह यहाँ नया है, जैसा कि वह यहाँ नया है। ही विल नीड यू, उसे तुम्हारी आवश्यकता पड़ेगी, उसे तुम्हारी आवश्यकता पड़ेगी। मतलब वो नया है, तो नया है तो उसे कुछ भी नहीं मालूम है यहाँ के बारे में, तो तुम्हें उसे तुम्हारी आवश्यकता पड़ेगी। मतलब अब उसे जो जो चाहिए, जो आवश्यकता है वो आवश्यकता तुमको खुद ही पूरा करना पड़ेगा। एक छोटा सा कारण क्या था कि वो नया है, यही कारण था। ठीक है, इस तरह से रीजन बताने के लिए हम एज का प्रयोग करते हैं। तो एज ही इज न्यू हेयर, जैसा कि वह यहाँ नया है। ही विल नीड यू, उसे तुम्हारी आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है ना, तो इस तरह से रीजन बताने के लिए कारण क्या था, बड़ा छोटा कारण था कि वो नया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। He taught as I said him, he taught, वह पढ़ाया, वह पढ़ाया। As I said him, जैसा कि मैंने उसे कहा था, जैसा कि मैंने उसे कहा था। मतलब जिस काम को जिस तरह से करने के लिए कहा था उस काम को बिल्कुल उसने उसी तरह से करके दिखा दिया। ठीक है ना दोस्तों, तो इस तरह से हम यहाँ पर एज का प्रयोग करते हैं। ठीक है, एज का प्रयोग कहाँ होता है दोस्तों, तो एज का प्रयोग या तो सेंटेंस के आगे कर सकते हैं या तो सेंटेंस के बीच में कर सकते हैं। ठीक है ना, इस तरह से हमारा तीसरा है एज आई वाज रीडिंग, एज आई वाज रीडिंग, जैसा कि मैं पढ़ रहा था, कि मतलब एक काम हो रहा था। देखिए एज आई वाज रीडिंग, जैसा कि मैं पढ़ रहा था। माई मदर कॉल्ड मी, माई मदर कॉल्ड मी, मेरी माता जी मुझे बुलाई। मतलब जैसा कि मैं पढ़ रहा था, एक काम हो रहा था, अचानक उसी में दूसरा काम हो गया। एक काम तो मैं कर रहा था पढ़ने का, अब पढ़ने का काम कर रहा था, वो काम चल ही रहा था और अचानक बीच में मेरी माता जी मुझे बुलाई, दूसरा काम उसी में आ गया। तो इस तरह से एज का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब यहाँ तक आपको समझ में आई होगी। एज सून एज, एज सून एज का प्रयोग कहाँ करते हैं दोस्तों, तो एज सून एज का मतलब होता है जैसे ही। एज सून एज का मतलब क्या होता है, जैसे ही। अब समझ लेते हैं, एक काम पूरा होने के तुरंत बाद दूसरे काम के लिए, दूसरे काम होने के लिए हम क्या करते हैं, एज सून एज का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई काम एक अभी पूरा होगा और उसके तुरंत बाद ही दूसरा काम शुरू होने वाला है, तो वहां पर एज सून एज का प्रयोग करते हैं। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे आई विल कॉल यू, आई विल कॉल यू, मैं तुम्हें फोन करूंगा। एज सून एज ही कम्स, जैसे ही वह आता है, जैसे ही वह आता है। अब ऐसे दोस्तों आप एज सून एज का प्रयोग करके आसानी से कितना ही सेंटेंस बना सकते हैं और आप आसानी से बोल भी सकते हैं, है कि नहीं दोस्तों। इस तरह से राम विल ज्वाइन अस एज सून एज ही कम्स, राम विल ज्वाइन अस,
राम हमारे साथ जुड़ेगा, राम हमारे साथ जुड़ेगा। एज सुन एज ही कम्स, जैसे ही वह आता है, जैसे ही वह आता है, मतलब जैसे ही आएगा, जैसे ही ये काम खत्म होगा और दूसरा करने के लिए शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से एज सुन एज का प्रयोग करते हैं दोस्तों, ठीक है। अब थोड़ा थोड़ा तो समझ में आ ही रहा होगा। अब आप लोग ये पूरा वीडियो अंत तक देखने के बाद अपना नोटबुक लेकर बैठें और बैठने के बाद जितने भी कंजक्शन है सभी कंजक्शन को एक एक करके लिखें और उसको किसी सेंटेंस के ढांचे में डालें और उसका क्या अर्थ होता है वो अर्थ को निकालें और बोलने का प्रयास करें। 100% आपको अंग्रेजी बोलना आएगा दोस्तों। ऐसे हमारा पांचवा दिया है एज फॉर एज। एज फॉर एज का मतलब होता है जहां तक, जहां तक, जैसे हम कहते हैं ना, जहां तक मुझे मालूम है मैं कोई ऐसा बात नहीं कहा था, ऐसे करके हम क्या करते हैं, सोचते हैं ना, तो उसी सेंस के लिए हम एज फॉर एज का प्रयोग करते हैं। जैसे इसका प्रयोग डिग्री या एक्सटेंड को दिखाने के लिए किया जाता है, डिग्री या एक्सटेंड को दिखाने के लिए किया जाता है। थोड़ा एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे एज फॉर एज आई नो, जहां तक मुझे मालूम है, एज फॉर एज आई नो, जहां तक मुझे मालूम है, माई ब्रदर इज मोर इंटेलिजेंट देन मी, मेरा भाई मुझसे ज्यादा क्या है, बुद्धिमान है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से एज फॉर एज का प्रयोग करते हैं। दूसरा देखते हैं, एज फॉर एज माई लिटिल नॉलेज इन इंग्लिश इज वेरी फ्लुएंट, जहां तक मेरी छोटी सी ज्ञान की बात है, अंग्रेजी में बहुत ही फर्राटेदार है, अंग्रेजी में बहुत ही फर्राटेदार है। जहां तक मेरी छोटी सी ज्ञान की बात है तो अंग्रेजी में बहुत ही फर्राटेदार है। जहां तक का सेंस आ रहा है दोस्तों, तो जहां तक का सेंस का प्रयोग करके हम वर्ड का प्रयोग करके किसी भी सेंटेंस को बना सकते हैं और आसानी से हम अपने व्यवहार में उतार सकते हैं, मतलब बोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हमारा आएगा यूज ऑफ ऑल्दो और एक होता है द्यो। तो ऑल्दो और द्यो दोनों का मतलब होता है भले ही, बावजूद, हालांकि, यद्यपि। ये सब उसके अर्थ होते हैं जो हिंदी के सेंटेंस में देखने को मिलते हैं, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं यार क्या लगाएं। तो अब कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों, भले ही, बावजूद, हालांकि, यद्यपि जैसा शब्द आ जाए तो हमें वहां पर या तो ऑल्दो का प्रयोग करना है या तो द्यो का। ये क्या करता है दोस्तों, किसी एक चीज को किसी दूसरे चीज के साथ कंपेयर करके किसी एक चीज को विस्तार रूप से दिखाने का काम करता है। जैसे द्यो ही इज रिच, द्यो ही इज रिच, ही लिव्स इन कॉटेज। देखिए, भले ही वह अमीर है, भले ही वह अमीर है, समझिएगा दोस्तों, भले ही वह अमीर है, ही लिव्स इन कॉटेज, वह झोपड़ी में रहता है। देखिए, कहना क्या जाता है, अमीर होने के बावजूद, अमीर होने के बावजूद वो एक झोपड़ी में रहता है, कॉटेज में रहता है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे दूसरा है एवरीवन एंजॉयड द रेन, एवरीवन एंजॉयड द रेन, सभी ने बारिश का मजा लिया, बारिश का आनंद लिया। Although we got wet in the rain, although we got wet in the rain, मतलब हम बारिश में भीगने के बावजूद भी, सभी ने बारिश का मजा लिया। ठीक है ना दोस्तों, इस तरह से although का प्रयोग करते हैं। तो अब यहाँ पर मैं दो बातें और बता दूं, द्यो और although। द्यो का प्रयोग सेंटेंस के आगे होता है, ऑल्दो का प्रयोग सेंटेंस के आगे भी हो सकता है, सेंटेंस के बीच में भी हो सकता है, लेकिन सेंटेंस के अंत में ऑल्दो का प्रयोग नहीं होता है। और द्यो का प्रयोग सेंटेंस के आगे भी कर सकते हैं, सेंटेंस के बीच में भी कर सकते हैं, सेंटेंस के अंत में भी कर सकते हैं दोस्तों, ये आपको लिख लेना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर, इवन द्यो। इवन द्यो का मतलब है के बावजूद, फैक्ट पर जोर देने के लिए, किसी चीज को बड़ा दिखाने के लिए, जो सत्य है, जो तथ्य है, उस पे जोर देने के लिए, और किसी दो चीज में से किसी एक चीज को बड़ा दिखाने के लिए
के बावजूद का प्रयोग किया जाता है, मतलब इवन दो का प्रयोग किया जाता है। जैसे इवन दो आई डोंट लाइक चिल्ड्रेन, इवन दो आई डोंट लाइक चिल्ड्रेन, मुझे बच्चे पसंद नहीं है, मुझे बच्चे पसंद नहीं है, के बावजूद, इवन दो के बावजूद, आई लव माई स्टूडेंट, मैं अपने विद्यार्थियों से प्रेम करता हूँ। मुझे बच्चे पसंद नहीं है के बावजूद, मुझे बच्चे पसंद न होने के बावजूद, अब समझ में आ रहा होगा, मुझे बच्चे पसंद न होने के बावजूद मैं अपने विद्यार्थियों से प्रेम करता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से के बावजूद का प्रयोग इवन दो का प्रयोग करते हैं। इवन दो ही इज रिच, वह अमीर होने के बावजूद, वह अमीर होने के बावजूद, ही डजंट ईट डेलिशियस फूड, वह स्वादिष्ट खाना नहीं खाता है। तो वह स्वादिष्ट खाना नहीं खाता है अमीर होने के बावजूद, अमीर है लेकिन फिर भी वो स्वादिष्ट खाना नहीं खाता है। इस तरह से दोस्तों हमारे 7 कंप्लीट हो गए। अब हम इस तरह से, और देयरफॉर दोनों का मतलब होता है इसीलिए, दोनों का मतलब इसीलिए होता है, लेकिन सो का प्रयोग कहाँ करते हैं और देयरफॉर का प्रयोग कहाँ करते हैं दोस्तों, आप इसको बारीकी से समझें। सो इज होता है इनफॉर्मल होता है, मतलब अनौपचारिक होता है, और देयरफॉर जो होता है वो फॉर्मल होता है। तो सो का प्रयोग कहाँ करते हैं, इंडिपेंडेंट, और देयरफॉर का प्रयोग डिपेंडेंट। का मतलब ये होता है कि जब दो सेंटेंस आत्मनिर्भर हो, मतलब किसी का सहयोग लिए बिना वो सेंटेंस का पूरा मतलब बता दें, पूरा अर्थ बता दें, तो हमारे इंडिपेंडेंट होते हैं दोस्तों, आत्मनिर्भर होते हैं। तो अगर कोई 2 सेंटेंस है और दोनों सेंटेंस अपनी अपनी बातें बिना किसी के सहयोग लिए खुद ही बता दे रहे हैं और पूरी सेंस निकल के आ रही है, तो वहां लगाएंगे सो। और अगर डिपेंडेंट दिया है ना, अगर कोई 2 सेंटेंस हैं और दोनों सेंटेंस अपनी बातें कहने के लिए किसी दूसरे का सहयोग ले रहे हैं, तो वो होते हैं डिपेंडेंट, मतलब निर्भर, वो निर्भर रहते हैं, मतलब दूसरे पर निर्भर रहते हैं, तो वहां पर हम लगाते हैं देयरफॉर। ठीक है, अब एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे ही इज वेरी इंटेलिजेंट बॉय, ही इज वेरी इंटेलिजेंट बॉय, एक सेंटेंस है ना, तो कह रहा है वह बहुत ही बुद्धिमान लड़का है, वह बहुत ही बुद्धिमान लड़का है। जो सेंटेंस हमने पढ़ा ये खुद ही पूरी बात हमें बता दे रहा है। जो लड़का है बहुत ही बुद्धिमान है, पूरी बात कह दिया, उसने किसी दूसरे का सहयोग नहीं लिया, वो क्या है, इंडिपेंडेंट है। अब देखते हैं दूसरा भी, जो दूसरा सेंटेंस है वो भी हमारा इंडिपेंडेंट है। तो यहाँ पर सो ही ऑलवेज कम्स फर्स्ट, वह हमेशा फर्स्ट आता है। तो ठीक है, ये तो समझ में आ रहा है, वो हमेशा फर्स्ट आता है। हाँ, इसमें भी पूरी बात निकल के आ रही है, फर्स्ट आ रहा है ना। तो अब दोनों सेंटेंस क्या थे, इंडिपेंडेंट थे, मतलब ये आत्मनिर्भर थे, ये किसी दूसरे का सहयोग नहीं लिए हैं, इसीलिए हम यहाँ पर किसका प्रयोग किए हैं, सो का। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं, ही वाज थिक, वो चोर था, ही वाज थिक, वो चोर था। हाँ, चोर तो था, तो देख लेते हैं, ये तो ठीक है, समझ में आ गया, चोर था, ये पूरी बात कह दिया। क्या दूसरा क्या कह रहा है, ही वाज पनिश्ड, वो क्या हुआ, पनिश्ड हुआ, मतलब दंडित हुआ। चोर था, तो चोर तो बहुत सारे होते हैं, कैसा चोर था, मतलब ये पूरी बात नहीं कह रहा है, ये अपनी पूरी बात नहीं बता रहा है। तो जो सेंटेंस पूरी बात न बताए वहां पर देयरफॉर का प्रयोग करते हैं। जैसे ही वाज थिक, देयरफॉर ही वाज पनिश्ड, वह चोर था इसीलिए उसे दंडित किया गया, उसे सजा दिया गया। ठीक है ना दोस्तों, तो इस तरह से सो और देयरफॉर का प्रयोग करते हैं, आप लोग भी कीजिए और सीखिए। अब यहाँ पर सो दैट का मतलब होता है ताकि, सो दैट का मतलब होता है ताकि। तो सो दैट का प्रयोग नतीजा पाने के लिए, मान लीजिए कोई आदमी कोई काम करता है तो उसके पीछे उसका कोई ना कोई एक मिशन होता है, उस मिशन को पाने के लिए ही वो आदमी वो काम करता है।
तो वहां पर हम सो दैट का प्रयोग करते हैं। जैसे आई डज हार्ड वर्क, मैं कठिन परिश्रम करता हूं, सो दैट ताकि आई कैन गेट गुड मार्क्स इन द एग्जाम, ताकि मैं परीक्षा में अच्छा नंबर पा सकूं। तो यहाँ पर हार्ड वर्क कर रहा है, तो इसका हार्ड वर्क करने का पीछे का मिशन क्या है कि वो एग्जाम में अच्छा नंबर पाना चाहता है। तो इस कंडीशन में हम सो दैट का प्रयोग करते हैं। दूसरा देखते हैं, ही इज लर्निंग टेंस, वो टेंस सीख रहा है, सो दैट ताकि ही कैन मेक सेंटेंस इजीली, ताकि वो सेंटेंस को आसानी से बना सके, है ना। तो ये काम तो कर रहा है, तो काम करने का पीछे एक उसका मिशन है, इस मिशन को पाने के लिए वो काम कर रहा है ना। तो इस तरह से सो दैट का प्रयोग करते हैं। अब आगे चलते हैं, यहाँ पर दिया है 10 नंबर में इफ वेदर दिया है, वेदर नहीं, वेदर का मतलब मौसम होता है, वेदर का मतलब चाहे कि, इफ वेदर चाहे कि। तो इफ का प्रयोग दोस्तों कंडीशन को दिखाने के लिए करते हैं, कंडीशन अवस्था, आप ये करोगे तभी ये होगा, एक कंडीशन रख देते हैं। तो कंडीशन को दिखाने के लिए इफ का प्रयोग करते हैं। तो वही वेदर का प्रयोग दो चीजों पर विचार करने के लिए, हमारे माइंड में कभी कभी दो चीज चलती हैं, मैं ये करूं कि ये करूं, दो बातें दिमाग में चलती हैं, तो दोनों बातों पर जब हम विचार करते हैं तो वहां पर हम वेदर का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल समझते हैं, इफ यू कम टू माई हाउस, यदि आप मेरे घर आओगे, आई विल गिव यू माई नोट्स बुक, मैं आपको अपनी नोटबुक्स दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसने कंडीशन रखा है, आप मेरे घर पे आओगे तभी मैं दूंगा, है ना। तो कंडीशन के लिए हमने क्या किया, इफ का प्रयोग कर दिया। और इफ का प्रयोग दोस्तों कंडीशनल सेंटेंस के लिए ही किया जाता है। अब पार्ट ऑफ स्पीच का एक कंजक्शन के बाद एक आएगा इंटरजेक्शन पढ़ा देने के बाद दोस्तों मैं वही आपको बताने वाला हूं कंडीशनल सेंटेंस। यहाँ पर आई हैव नो आइडिया वेदर आई हैव टू टेल योर फादर अबाउट यू, मुझे अभी अच्छे से मालूम नहीं है, आइडिया नहीं है कि मैं तुम्हारे पिताजी से कहूं कि नहीं, तुम्हारे बारे में कहूं कि नहीं, अभी विचार कर रहा है दो चीजों पर, मैं अभी श्योर नहीं हूं कि मैं कहूं कि न कहूं। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं दोस्तों, वेदर का प्रयोग करते हैं, वेदर, ठीक है। अब यहाँ पर दिया है लेस्ट का मतलब होता है कहीं, अरे कहीं रुक जाओ, जैसे होता है ना, कहीं का मतलब ये होता है डर को दिखाने के लिए, अरे पढ़ो कहीं फेल ना हो जाओ, ऐसे कहते हैं ना दोस्तों। तो इस कंडीशन में हम डर को दिखाने के लिए लेस्ट का प्रयोग करते हैं। कैसे करते हैं दोस्तों, आई एम फियरिंग विथ यू, मैं आपसे डर रहा हूं या मैं तुमसे डर रहा हूं, लेस्ट यू विल टेक विथ माई फादर, कहीं तुम मेरे पिताजी से कह ना दो, मैं तुमसे डर रहा हूं, मैं आपसे डर रहा हूं, कहीं आप मेरे पिताजी से कह ना दें, कहीं तुम मेरे पिताजी से कह ना दो। तो डर को दिखाने के लिए लेस्ट का प्रयोग करते हैं, है ना। आगे बढ़े, तो इस तरह से हमारा दूसरा है, ही वॉज डूइंग हार्ड वर्क, वो कठिन परिश्रम कर रहा था, लेस्ट ही फेल्स इन द एग्जाम, कहीं वो परीक्षा में फेल ना हो जाए, वो कठिन परिश्रम कर रहा था, डर था ना, क्या डर था कि कहीं वो परीक्षा में फेल ना हो जाए, है ना। तो इस तरह से लेस्ट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब आएगा हमारा एट इन स्पाइट ऑफ दैट, या तो एक का प्रयोग करें या तो इन स्पाइट ऑफ दैट का प्रयोग करें, मतलब होता है उसके बावजूद, मतलब कोई काम होने के ठीक उल्टा कोई काम होता है, तो वहां पर हम क्या करेंगे, एट का प्रयोग करेंगे या इन स्पाइट ऑफ दैट का प्रयोग करेंगे। कैसे दोस्तों, तो राम इज स्लो राम स्लो है एट स्टेडी इन हिज वर्क, उसके बावजूद वह अपना काम तेजी से करता है। राम स्लो है, उसके बावजूद भी वो अपना काम जो है तेजी से करता है। ऐसे योर वर्ड्स आर वेरी डिफिकल्ट, आपके शब्द बहुत ही कठिन है। एट आई कैन अंडरस्टैंड,
आपके शब्द जो है बहुत कठिन है, मैं समझ सकता हूँ, मैं समझ सकता हूँ। इस तरह से दोस्तों ए और इन स्पाइट ऑफ दैट का प्रयोग करते हैं। इन स्पाइट ऑफ दैट को बहुत ही कम यूज किया जाता है, उसके जगह पर हम ज्यादातर 95% एट का ही प्रयोग करते हैं दोस्तों। अब तो बहुत कुछ आसान हो गया होगा दोस्तों। मतलब होता है यदि नहीं, बिना, जब तक, ठीक है, ये हिंदी के शब्द हैं। अब अनलेस का प्रयोग कहाँ करते हैं? तो प्रोबेबली कोई काम न बने उस कंडीशन में, संभवतः उसमें संभावना हो, संभावित रूप से कोई काम न बने, बनने वाला था, कोई काम होने वाला था लेकिन वो काम मेन टाइम पे आके नहीं हुआ, तो उस कंडीशन में अनलेस का प्रयोग करते हैं। जैसे यू विल फेल अनलेस यू वर्क हार्ड, यू विल फेल, आप फेल हो जाएंगे यदि आप, यू वर्क हार्ड, यदि आप कठिन परिश्रम नहीं करते हैं। तो यहाँ पर संभावना बन रही है किस चीज की? फेल होने की, फेल होने की संभावना बन रही है किस बिना पर? अगर आप मेहनत नहीं करते हैं तो, ठीक है। इस तरह से अनलेस का प्रयोग करते हैं। बट का मतलब होता है लेकिन, परंतु, किंतु होता है ना दोस्तों बहुत सारे। तो यहाँ पर बट का प्रयोग विशेषता को बताने के लिए किया जाता है। विशेषता दो प्रकार के होते हैं, एक अच्छा होता है, बुरा होता है। जब हम किसी के बारे में अच्छा कहते हैं तो हमारा वो गुड हो गया, अगर हम किसी के बारे में बुरा कहते हैं तो हमारा बैड हो गया। तो जो हम विशेष बातें जिसके बारे में करते हैं तो अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। तो इस कंडीशन में बट का प्रयोग करते हैं। कैसे? जैसे ही इज गुड इन स्टडी बट ही इज नॉटी, ही इज गुड इन स्टडी, वह पढ़ाई में अच्छा है, बट लेकिन ही इज नॉटी, वो बदमाश है। वो पढ़ाई में तो अच्छा है लेकिन वो बदमाश है दोस्तों। तो इस तरह से दो कंडीशन को दिखाने के लिए हमने क्या किया? बट का प्रयोग किया, ठीक है। ही इज पुअर बट हैप्पी, ही इज पुअर, वो गरीब है बट लेकिन हैप्पी है, खुश है, गरीब है लेकिन खुश है। इस तरह से बट का प्रयोग करते हैं। सिंस का प्रयोग कारण को दिखाने के लिए, रीजन को दिखा, क्या कारण है, मैं ये नहीं कर पा रहा हूं तो ये नहीं कर पाने का मेन कारण क्या है, इस चीज को दिखाने के लिए सिंस का प्रयोग है। जैसे सिंस आई वाज पुअर, मैं गरीब था, सिंस आई वाज पुअर, मैं गरीब था, आई कुडंट बाई कार, तो मैं कार नहीं खरीद पाया, तो मैं कार नहीं खरीद पाया, तो कार नहीं खरीद पाने का मेन कारण क्या था? गरीबी, ठीक है ना। इस तरह से ये दोनों कंडीशन को दिखाने के लिए हमने क्या किया? सिंस का प्रयोग कर दिया। इसी तरह से इधर और, इधर और का मतलब होता है या तो, इधर और का मतलब होता है या तो इधर और दो चीजों को कंपेयर करने के लिए किया था। जैसे इधर मॉम और डैड विल कम टू रिसीव यू, या तो, या मम्मी या डैडी, या मम्मी या तो डैडी आपको रिसीव करने, आपको लेने के लिए आएंगे। यहाँ पर दो लोगों को आपस में क्या किया गया है? जोड़ के कंपेयर किया गया है किसी तीसरे, किसी थर्ड को पाने के लिए, लाने के लिए, ठीक है। तो आइदर और का प्रयोग करते हैं। नीदर नॉर, नीदर नॉर, ना ही, नीदर नॉर का मतलब होता है ना ही, ना ही। तो ऐसे ही इज नीदर गुड इन स्पोर्ट नॉर इन स्टडी, वह ना तो खेल में अच्छा है और ना ही पढ़ाई में, ना तो खेल में अच्छा है और ना ही वो पढ़ाई में अच्छा है, नॉट तो, ठीक है। इस तरह से नीदर नॉर का प्रयोग एज अ नेगेटिव सेंस के लिए हम नीदर नॉर का प्रयोग करते हैं, एज अ पॉजिटिव सेंस के लिए इधर और का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पर दिया है नॉट ओनली बट ऑल्सो, बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज है दोस्तों। बहुत सारे लोग जब सेंटेंस बनाते हैं और स्पीकिंग करते हैं, इंग्लिश स्पीकिंग करते हैं, तो इस शब्द का प्रयोग बहुत ज्यादा करते हैं। कैसे? नॉट ओनली बट ऑल्सो, ना ही केवल लेकिन भी, ना ही केवल लेकिन भी। जैसे किसी एक ही चीज को दो तरह से कंपेयर किया जाए तो वहां पर नॉट ओनली बट ऑल्सो का प्रयोग करते हैं। कैसे? यू आर नॉट ओनली स्टूडेंट बट ऑल्सो सोशल वर्कर, आप विद्यार्थी ही नहीं बल्कि, आप विद्यार्थी ही नहीं बल्कि आप सामाजिक
कार्यकर्ता भी हैं, आप समाजवादी भी हैं, मतलब आप समाज के हित के लिए लड़ने वाले व्यक्ति भी हैं। इस तरह से दोस्तों और देख लेते हैं, महात्मा गांधी वाज नॉट ओनली गुड लीडर। महात्मा गांधी केवल अच्छे नेता ही नहीं थे, बल्कि ऑल्सो गुड ह्यूमन बीइंग, अच्छे इंसान भी थे। महात्मा गांधी एक अच्छे नेता ही नहीं बल्कि अच्छे इंसान भी थे। तो इस तरह से नॉट ओनली बट ऑल्सो का प्रयोग करके आप कितना ही बड़ा बड़ा सेंटेंस आसानी से बना सकते हैं और उसको बोल सकते हैं। उसके बाद यहाँ आफ्टर के बाद, मतलब कोई दो काम है, किसी दो काम को एक के बाद दूसरे को आपस में जोड़ने के लिए आफ्टर का प्रयोग करते हैं। जैसे आफ्टर ही फिनिश्ड हिज वर्क, वो अपना काम पूरा करने के बाद ही वेंट टू टेक रेस्ट, वो आराम करने के लिए गया। इस तरह से एक काम पूरा होने के बाद दूसरा होगा, दोनों को क्या कर दिया, जोड़ दिया। तो आफ्टर का प्रयोग इस तरह से किया जाता है। एज लॉन्ग एज, जब तक, एज लॉन्ग एज, जब तक। इसका प्रयोग कंडीशन या ड्यूरेशन, कंडीशन अवस्था या ड्यूरेशन मतलब अवधि, समय के अवधि को दिखाने के लिए किया जाता है। जैसे यू विल गेट गुड मार्क्स एज लॉन्ग एज यू डू हार्ड वर्क, मतलब आप जब तक कठिन परिश्रम करोगे, जब तक आप परीक्षा में अच्छे नंबर पाते रहोगे। मतलब जब तक परिश्रम करोगे तब तक आप परीक्षा में अच्छे नंबर पाते रहोगे। जब तक ये कंडीशन दिखा रहा है, कंडीशन अप्लाई कर रहा है कि आप ये करोगे तभी ये होगा, नहीं करोगे तो नहीं होगा। इस तरह से दोस्तों आज हमने पढ़ा पार्ट ऑफ स्पीच का कंजक्शन, जिसे हम कनेक्टर कहते हैं, और इनका सेंटेंस में बहुत बड़ा रोल होता है दोस्तों। इनका सेंटेंस में बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि इन्हीं का प्रयोग करके हम बड़ा से बड़ा सेंटेंस को क्या करते हैं, बनाते हैं, और स्पीकिंग करते समय हम इन्हीं का यूज करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इन सभी जितने भी वर्ड को पढ़े हैं, ये पूरे वर्ड को आप अपने कॉपी में लिख लें, और कम से कम एक को 10-10 सेंटेंस बनाए, और उस सेंटेंस को आप समझें और समझने का उसको बोलने का प्रयास करें। तो ये हमारा पहला तरीका है। इस तरह से आप अपने अंग्रेजी को इम्प्रूवमेंट कर